इस चर्चा में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। खास तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव और उससे जुड़ी जो बातें हैं उन पर ध्यान देंगे। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल विभव, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज भी कह देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र से कैसे रिलेटेड है। और फिर देखेंगे कि ये आइडियाज कैपेसिटेंस, धारिता और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा तक कैसे जाते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद है इन कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, उसे समझना। देखना है कि कैसे फोर्स की समझ से एनर्जी और वर्क की तस्वीर वो उभरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ये आखिर है क्या और ये पिछले चैप्टर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग कैसे है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताता है? वो बताता है कि किसी जगह पर अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर कितना और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं बल का नक्शा है। ठीक है, फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ का। हाँ, जबकि पोटेंशियल जो है वो ऊर्जा से जुड़ा है। ये बताता है कि उस फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एकांक धन आवेश को, एक रेफरेंस पॉइंट से, आमतौर पर हम अनंत लेते हैं, वहां से किसी खास बिंदु तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। अच्छा, तो ये वर्क पर यूनिट चार्ज हुआ और इसकी यूनिट वोल्ट होती है ना? बिल्कुल। 1 वोल्ट का मतलब है 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य। तो पोटेंशियल असल में उस पॉइंट पर एक तरह का इलेक्ट्रिक लेवल बताता है। तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? जैसे हम बैटरी पर देखते हैं लिखा होता है 1.5 वोल्ट या 9 वोल्ट। एकदम सही पकड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच इसी इलेक्ट्रिक लेवल का फर्क है। ये बताता है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाने में पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी मिलेगी या खर्च होगी। मतलब जितना ज्यादा विभवांतर उतनी ज्यादा एनर्जी का लेना देना होगा चार्ज को मूव करने में। हाँ बिल्कुल, जैसे पानी ऊंचाई के अंतर की वजह से बहता है ना, ऊंची जगह से नीची जगह, वैसे ही चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहता है। ठीक है, अब एक और जरूरी शब्द आता है, कैपेसिटेंस। धारिता। इसका पोटेंशियल से क्या कनेक्शन है? कैपेसिटेंस ये किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की, मतलब जमा करने की एबिलिटी है। स्टोर करने की क्षमता, जैसे किसी बर्तन की पानी रखने की क्षमता होती है। कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसे ही समझ सकते हैं। कोई कंडक्टर कितना चार्ज रखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर कितना पोटेंशियल लगाया गया है, या कहें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और इनके बीच रिश्ता क्या है? कोई फॉर्मूला? हाँ, एक सीधा सा रिलेशन है, Q = C × V। यहाँ Q वो चार्ज है जो जमा हुआ, V लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, और C है उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस या धारिता। अच्छा, तो C एक तरह का कांस्टेंट हुआ उस कंडक्टर के लिए। अगर C ज्यादा है तो सेम वोल्टेज V पर ज्यादा चार्ज क्यों जमा कर पाएगा? बिल्कुल, C यही बताता है कि पर वोल्ट कितना चार्ज जमा हो सकता है। इसे हम फैरेड में नापते हैं। ज्यादा धारिता मतलब ज्यादा चार्ज रखने की काबिलियत, इसीलिए तो हम कैपेसिटर्स बनाते हैं जिनकी धारिता ज्यादा हो। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। अच्छा, चलिए अब पोटेंशियल की परिभाषा पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। इसे टेक्निकली कैसे डिफाइन किया गया है? जैसा हमने पहले भी इशारा किया था, अगर ठीक से कहें तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो काम है, वर्क पर यूनिट चार्ज, जो किसी बहुत छोटे टेस्ट चार्ज को अनंत इन्फिनिटी से, हाँ, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया जाता है, बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी बदले। अनंत को ही रेफरेंस पॉइंट क्यों मानते हैं? कोई और पॉइंट क्यों नहीं? ये बस सुविधा के लिए है। हम ये मान लेते हैं कि अनंत दूरी पर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए वहां पोटेंशियल को शून्य मान लेने से कैलकुलेशंस आसान और कंसिस्टेंट रहती हैं, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। समझ गया, एक स्टैंडर्ड बेसलाइन मिल जाती है। और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का गणितीय संबंध क्या है? आपने कहा था ये जुड़े हुए हैं। हाँ, गहरा संबंध है। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V असल में इलेक्ट्रिक फील्ड E का उन पॉइंट्स के बीच का नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है। डेल्टा V = VB/VA = इंटीग्रेशन A से B तक EdL। इंटीग्रल, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि आप किसी पहाड़ी पर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E हर कदम पर ढलान जैसा है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V
आपकी कुल ऊंचाई में जो बदलाव आया वो है। ये इंटेग्रल बस रास्ते के हर छोटे हिस्से पर ढलान ई के असर को जोड़कर कुल ऊंचाई का अंतर बता रहा है। वाह, ये बढ़िया एनोलॉजी है। और वो नेगेटिव साइन क्यों है फॉर्मूले में? माइनस इंटीग्रल ई डॉट डीएल। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते हैं, मतलब ढलान की दिशा में नीचे जाते हैं, तो आपका पोटेंशियल घटता है। जैसे पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह बहता है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा? बेहतरीन। हाँ, पॉजिटिव चार्ज नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज वो उल्टा, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। और फील्ड को पोटेंशियल से निकालने का भी तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई असल में पोटेंशियल वी के स्पेस में बदलने की दर का नेगेटिव होता है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। ये डेल्टा वी जो है, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या बताता है? ग्रेडियंट बताता है कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में सबसे तेजी से बदल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा ढलान किधर है। नेगेटिव साइन फिर वही बात बताता है कि फील्ड उस दिशा में होता है जिधर पोटेंशियल सबसे तेजी से घटता है, मतलब ढलान नीचे की ओर। तो फील्ड हमेशा पोटेंशियल की पहाड़ी से नीचे की ओर इशारा करता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि पोटेंशियल विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, जबकि फील्ड क्षेत्र एक वेक्टर है, सदिश। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल के साथ काम करना अक्सर आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का झंझट नहीं, सिर्फ वैल्यू होती है। कई सारे चार्जेस का कुल पोटेंशियल निकालना हो तो बस उनके अलग अलग पोटेंशियल को सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ दो। ये तो वाकई कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता होगा। अच्छा, अब एक सिंपल केस लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू। उससे आर दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा? इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। यहाँ एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिख देते हैं सुविधा के लिए, तो V इक्वल्स टू KQR। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेंशियल दूरी के साथ 1r के हिसाब से कम हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है, वो तो 1r² के हिसाब से कम होता था। बिल्कुल सही पकड़ा। पोटेंशियल फील्ड की तुलना में दूरी के साथ धीरे धीरे घटता है। ये एक की डिफरेंस है। और पोटेंशियल की वैल्यू चार्ज के साइन पर डिपेंड करेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल का साइन चार्ज के साइन जैसा ही होता है, V का साइन Q के साइन जैसा होगा। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही होगी, चाहे पोटेंशियल बनाने वाले चार्ज पॉजिटिव हों या नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है पहले? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ये एक बहुत कॉमन सिस्टम है। इसमें दो बराबर लेकिन ऑपोजिट साइन वाले चार्ज प्लस Q और माइनस Q एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, मान लीजिए 2a दूरी पर रखे होते हैं। जैसे पानी का मॉलिक्यूल H2O, उसमें भी तो चार्ज का कुछ ऐसा ही सेपरेशन होता है। हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल बहुत आम है। हम डाइपोल की स्ट्रेंथ को डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण P से नापते हैं। इसका मान होता है P = Q × 2a और इसकी डायरेक्शन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे पता करें? ये तो अब सिर्फ दूरी पर ही नहीं है, एंगल पर भी डिपेंड करना चाहिए ना? बिल्कुल सही। अगर हम डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर और डाइपोल की एक्सिस नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज वाली लाइन से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट ले, तो वहां पोटेंशियल का फॉर्मूला है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा r² या KP cos थीटा r²। अच्छा, इसमें cos थीटा आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एंगल पर डिपेंड कर रहा है और दूरी के साथ ये 1r² के हिसाब से घट रहा है। पॉइंट चार्ज में तो 1r था, ये तो तेजी से घट रहा है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। यही डाइपोल की खासियत है। इसका पोटेंशियल दूरी के साथ ज्यादा तेजी से 1/r² गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ी दूर जाने पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट एक दूसरे को काफी हद तक कैंसिल कर देता है। और cos थीटा का क्या रोल है? देखिए, अगर पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पर है, मतलब थीटा = 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो cos थीटा = ±1 होगा। तब पोटेंशियल मैक्सिमम या मिनिमम होगा।
V इज इक्वल टू प्लस माइनस KPR²। और अगर पॉइंट निरक्षीय लाइन पर हो, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल शून्य होता है। ये डाइपोल की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। समझ गया। डाइपोल का इफेक्ट ज्यादा डायरेक्शनल है और दूरी के साथ तेजी से खत्म होता है। अब अगर हमारे पास कई सारे पॉइंट चार्जेस हों तो किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल विभव कैसे निकालेंगे? यहीं पर पोटेंशियल के स्केलर होने का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ भी लगता है। और वो कहता है कि टोटल पोटेंशियल बस सभी अलग अलग चार्जेस के कारण उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल्स हैं उनका सिंपल अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम मतलब सिर्फ वैल्यूज को उनके साइन प्लस या माइनस के साथ जोड़ देना है। वेक्टर्स की तरह डायरेक्शंस जोड़ने का कोई झंझट नहीं। बिल्कुल, यही पोटेंशियल की खूबी है। V total equals to V1 plus V2 plus V3 plus is equal to sigma Vi। इसे लिखें तो V total equals to 1/4 pi epsilon naught sigma Qi Ri। कैलकुलेशन बहुत सीधी हो जाती है। वाह, ये तो फील्ड के वेक्टर सम से तो काफी आसान है। और अगर चार्ज बिखरा हुआ ना होकर लगातार फैला हो, जैसे किसी तार पर या किसी सतह पर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, तब हम समेशन की जगह इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों dq में बांट लेते हैं। हर टुकड़े के कारण पोटेंशियल निकालते हैं, dv इज इक्वल टू k dqr, और फिर उन सब को जोड़ देते हैं, यानी इंटीग्रेट करते हैं। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv विच इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ dqr। कंसेप्ट वही रहता है, सबको जोड़ना। ठीक है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, समविभवी पृष्ठ। इनके नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा है। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी पृष्ठ, ये एक ऐसी सरफेस होती है, रियल या इमेजिनरी, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव की वैल्यू सेम होती है, एक समान। इक्वी मतलब समान, पोटेंशियल मतलब विभव। समान विभव वाली सतह। तो अगर हम किसी चार्ज को ऐसी सतह पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्क डन होता है W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, मतलब चार्ज गुणा पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V तो शून्य होता है, इसलिए W इज इक्वल टू 0। ऐसी सतह पर घूमना मुफ्त है एनर्जी के लिहाज से। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिश्ता है? एक अकेले पॉइंट चार्ज को सोचिए। उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस संकेंद्रित गोले होते हैं जिनका सेंटर वो चार्ज होता है। और अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं, समानांतर तल। और फील्ड से रिश्ता? आपने कहा परपेंडिकुलर, लंबवत। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लंबवत परपेंडिकुलर होती हैं। E और ये V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली सतहें एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है हमेशा। ऐसा क्यों होना चाहिए कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही हो? सोचिए, अगर फील्ड लाइन सतह के पैरेलल होती या उसका कोई कंपोनेंट पैरेलल होता, तब उस डायरेक्शन में चार्ज को चलाने पर फील्ड को काम करना पड़ता। W इज इक्वल टू Q E डॉट DL नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन शून्य होना चाहिए, डेल्टा V इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब फील्ड का सरफेस की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही ना हो, मतलब फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये तर्क तो एकदम सही बैठता है। अच्छा, अब एनर्जी की बात करते हैं। किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा U का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये उस सिस्टम को बनाने में किए गए काम को दिखाती है। मतलब उन सभी चार्जेस को इन्फिनिटी से लाकर उनकी प्रेजेंट पोजीशन में जमाने में कितना काम करना पड़ा या सिस्टम ने कितना काम किया। जैसे अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q2R या U इक्वल टू K Q1 Q2R। ये एनर्जी उनके आपसी इंटरैक्शन की वजह से है। और अगर दो से ज्यादा चार्ज हो, मान लीजिए 3 चार्ज Q1 Q2 Q3, तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें सिस्टम में जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ना होगा।
3 चार्जेस के लिए हमें 1 2 1 3 और 2 3 पेयर्स की एनर्जी को जोड़ना होगा। U total equal to U12 plus U13 plus U23 is equal to K Q1 Q2 R12 plus Q1 Q3 R13 plus Q2 Q3 R23। ठीक है, हर पेयर का हिसाब रखना है। इस पोटेंशियल एनर्जी का साइन प्लस वी या माइनस वी क्या बताता है? देखिए, अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उन्हें पास लाने के लिए हमें बाहर से काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और अगर ऑपोजिट साइन के हों, प्लस माइनस? तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। वो खुद ही पास आना चाहेंगे। उन्हें उनकी जगह पर रखने के लिए या दूर ले जाने के लिए हमें काम करना पड़ सकता है। इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये एक तरह की एनर्जी की कमी या आप कह सकते हैं बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी जैसी है। स्पष्ट है। अब आखिरी सिचुएशन लेते हैं। अगर हम किसी चार्ज सिस्टम जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव को किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दें, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? जब एक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो फील्ड के रिलेटिव किस एंगल ओरिएंटेशन पर रखा है। फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, जो कि डॉट प्रोडक्ट है। इसे खोलकर लिखें तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, जहां थीटा डाइपोल मोमेंट P और फील्ड E के बीच का एंगल है। तो एनर्जी डाइपोल के एंगल थीटा पर निर्भर करती है। ये मिनिमम कब होगी? एनर्जी मिनिमम यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव तब होगी जब कॉस थीटा मैक्सिमम +1 हो। ये कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस स्थिति में डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में पूरी तरह से अलाइन हो जाता है PE। तब U इज इक्वल टू माइनस PE। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन। और मैक्सिमम एनर्जी? जब डाइपोल फील्ड के ठीक ऑपोजिट हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 और U इज इक्वल टू प्लस PE। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन होता है। जरा सा हिलाया तो घूम जाएगा। तो क्या यही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है जो डाइपोल पर टॉर्क बल आघूर्ण लगाता है? हमने पढ़ा था कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। बिल्कुल, टॉर्क हमेशा सिस्टम को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। टॉर्क शून्य कब होता है? जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्विलिब्रियम स्टेट्स। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ही होता है, जहां एनर्जी मिनिमम है। नेचर हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट पसंद करती है। तो आज हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस, ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पोटेंशियल का स्केलर होना कैलकुलेशंस को कितना आसान बना देता है, ये भी समझा। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का सिद्धांत काम करता है, जैसे डाइपोल का फील्ड में अलाइन होना। ये फिजिक्स का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कई जगहों पर लागू होता है। जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने जाना कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सोचिए, एक खोखला चालक बोला है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखेंगे? हम ये जानते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, E0। ये सोचने वाली बात है। अगर अंदर E0 है तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V वाले रिलेशन से पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा V भी शून्य होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल का ग्रेडियंट शून्य है, इसका मतलब पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल के बारे में ये क्या बताता है? क्या ये पूरे अंदर एक जैसा रहेगा और सतह पर जो पोटेंशियल है क्या उसके बराबर होगा? इस पर विचार कीजिएगा। शून्य फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये रिश्ता कंडक्टर के अंदर के पोटेंशियल के बारे में क्या कहानी कहता है? इस ज्ञानवर्धक बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद।